नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 8 के टॉपिक को और पढ़ेंगे कि क्या है चक्रवात, सुनामी और तूफान पूरे विस्तार से। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय तूफान, तो आज आइए इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय तूफान अत्यधिक विनाशकारी गोलाकार तूफान होते हैं जो तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लाते हैं, और ये तूफान पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और कंक्रीट की इमारतों को नष्ट कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तूफान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। और उष्णकटिबंधीय तूफान कैसे बनते हैं ये देखेंगे अब। तो उष्णकटिबंधीय तूफान महासागरों के गर्म क्षेत्रों में बनते हैं और ये अधिकतर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के ऊपर बनते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जहाँ गर्म मौसम रहता है, वाष्पीकरण के कारण समुद्र की सतह के ऊपर की हवा ऊपर उठती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह के ठीक ऊपर कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से ठंडी हवा कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ती है, गर्म होती है और ऊपर बताई गई प्रक्रिया द्वारा ऊपर उठती है। वाष्पीकृत गर्म हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बनाती है। जब यह प्रत्येक उपरोक्त प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है तो इसे बादलों और घूमती हवाओं की एक विशाल प्रणाली का निर्माण होता है। अब समुद्र के पानी के निरंतर वाष्पीकरण के कारण बादलों और हवाओं की यह प्रक्रिया मजबूत होती जाती है और तूफान की आंख के रूप में जाने जाने वाले केंद्र के ओर से बहुत तेज गति से घूमती है। ये तीव्र गति से घूमने वाली हवाएं जब जमीन की ओर बढ़ती हैं तो जमीन से टकराती हैं और व्यापक विनाश का कारण बनती हैं। इस घटना को तूफान का जमीन पर आना, लैंडफॉल कहा जाता है। जब किसी उष्णकटिबंधीय तूफान की हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो यह चक्रवात में बदल जाता है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के विभिन्न नाम क्या होते हैं। तो चक्रवात ये उष्णकटिबंधीय तूफान हिंद महासागर के ऊपर बनते हैं। तो दोस्तों जो चक्रवात होता है ये उष्णकटिबंधीय तूफान होता है और ये हिंद महासागर के ऊपर बनता है। और हरिकेन ये उष्णकटिबंधीय तूफान ये भी होता है, लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर बनता है। और टाइफून ये भी उष्णकटिबंधीय तूफान ही होता है, लेकिन ये प्रशांत महासागर के ऊपर बनता है। चक्रवातों और हरिकेन की विशेषताएं क्या हैं, अभी ये देख लेते हैं। तो पहला विशेषता है, ऊपर से देखने पर चक्रवात एक केंद्र के चारों ओर घूमते हुए बादल की डिस्क जैसा दिखता है। दूसरा पॉइंट है, इन तूफानों ने भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ भूभाग पर कहर बरपाया। चक्रवाती तूफान जैसे जैसे जमीन के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ता है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। चक्रवातों और तूफानों के प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, चक्रवात और तूफान विनाशकारी आंधी हैं जिनमें तेज हवाएं चलती हैं जो पेड़ों को उखाड़ देती है और घरों और इमारतों को नष्ट कर देती है। और चक्रवाती तूफान या चक्रवात के दौरान ये या उसके बाद अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ सकती है जिससे जल भराव हो सकता है। बाढ़ और जल भराव से पानी दूषित हो जाता है और टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिश आदि जैसी कई जलजनित बीमारियां फैलती हैं। चक्रवाती तूफान समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न कर सकते हैं जो मछुआरों और नावों के लिए घातक होती हैं।
इन तूफानों के कारण शहरों में भी भारी जानमाल का नुकसान होता है। चक्रवातों और तूफान से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? तो इसके लिए सबसे पहला उपाय होता है कि चक्रवात के दौरान हमें सभी बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट हो सकता है कि हमें घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और सूखा भोजन जमा करके रखना चाहिए। हमें तूफान रुकने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। हमें अपनी आपातकालीन किट और प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार रखनी चाहिए। अब देखेंगे सुनामी क्या है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है घातक विशाल समुद्री लहरें। सुनामी की विशेषता यह है कि तट रेखा तक पहुंचने पर विशाल समुद्री लहरों की एक श्रृंखला धीरे धीरे ऊंचाई में बढ़ती जाती है। अब सुनामी के कारण क्या होते हैं, क्यों सुनामी आता है? तो इसका कारण देखेंगे तो सुनामी अचानक आए समुद्री भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। और जब पानी के अंदर भूकंप आते हैं तो समुद्र तल की टेक्टोनिक प्लेटें या तो ऊपर उठती हैं या नीचे की ओर से खिसकती हैं, जिससे समुद्र के पानी का अचानक विस्थापन होता है और विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। पानी के नीचे वाले भूस्खलन से समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। जब पानी के नीचे अचानक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा समुद्र में प्रवेश करता है तो यह समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न कर सकती हैं। जब विशाल उल्कापिंड समुद्र में गिरते हैं तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। अब देखेंगे सुनामी के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो मनुष्यों और पशुओं को घायल करती है, पेड़ों को उखाड़ देती है और घरों, इमारतों अन्य मानव निर्मित संरचनाओं को नष्ट कर देती है। और सुनामी के कारण आसपास के समुद्र तटों पर बाढ़ और जलभराव हो सकता है और पीने का पानी दूषित हो सकता है। सुनामी की विशाल लहरें विस्फोट और आग लगने जैसी घातक दुर्घटनाओं के कारण बन सकती हैं। सुनामी बिजली के खंभों को नष्ट कर सकती है और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे किसी क्षेत्र में संचार के साधनों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अंत में सुनामी किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। और सुनामी के नए शब्द कौन कौन से हैं? तो घुमाव। तो घुमाव होता है तो ये एक केंद्र के चारों ओर घुमावदार या घूर्णनशील पैटर्न में निरंतर गति। अब पेचिश, दस्त के साथ खून आने की स्थिति को पेचिश कहते हैं। ट्रॉलर एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव जिसका उपयोग गहरे समुद्र में बड़े जाल का उपयोग करके मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की टॉपिक में हम देखे हैं कि क्या होता है चक्रवात, सुनामी और तूफान, इसके कारण क्या क्या हैं और इसके विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों फिर हम आपके साथ अगली वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।